सब्सक्राइब कीजिए हमारे सीसीआई एजुकेशन नगरा के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज के लाइनर क्वेश्चन के सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा चौथा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर 4 पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 4 के अंतर्गत आज हम लोग स्प्रेडशीट के बारे में जानेंगे और स्प्रेडशीट के अंतर्गत हम लोग लिब्रे ऑफिस में आने वाले कैल्क की बात करेंगे। आपको बता दें कि स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम में कैल्क के अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है माना जाता है। और आज की हम वीडियो में कैल्क के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइनर की बात करें तो यहाँ पर आपको कुल 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अगर पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आप 100+ क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर लेंगे, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ CCC की परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आसानी से आपको ये सारे के सारे प्रश्न समझ में आ सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहला यहाँ पे लाइनर दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कैल्क के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आता है उसे हम कैल्क कहते हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रोग्राम को हम MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि स्प्रेडशीट का हिंदी नाम जो होता है वह सारणीबद्ध होता है। सारणीबद्ध यानी कि जो कॉलम और रो से मिल करके छोटे छोटे शेल के रूप में आपको स्क्रीन पर शो होता है, वह सारणीबद्ध कहलाता है। इसे ही हम स्प्रेडशीट कहते हैं। कैल्क के अंतर्गत जो भी फाइल्स आप तैयार करते हैं उन्हें हम स्प्रेडशीट फाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं नंबर 3 के तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट वह स्थान है जहाँ यूज़र वर्क करता है। यह अंकगणितीय और कार्यात्मक गणना करता है। डिफ़ॉल्ट रूप में अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट रूप में इसका नाम शीट 1 होता है। जी हाँ दोस्तों, जो शीट होते हैं उनका नाम यहाँ पर शीट 1 होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप में होता है। अगर आप चाहें तो इनके नाम को आप बदल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम .ods होता है। ODS का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन डॉक्यूमेंट फाइल स्प्रेडशीट। जी हाँ दोस्तों, ODS का पूरा नाम है ओपन डॉक्यूमेंट फाइल स्प्रेडशीट। और किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में सेव किए गए फाइल को हम एक्सटेंशन के नाम से ही पहचानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, इस वजह से इस प्रश्न को तो आप हमेशा याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत जो रो की संख्या होती है वो 1048576 यानी 1048,576 होता है, जबकि कॉलम्स की संख्या जो होती है वो 1024 अर्थात 1024 होता है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम का अल्फ़ाबेट A से लेकर के AMJ तक आपको शो होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CCC की परीक्षा में खासकर इसको कई बार रिपीट किया जा चुका है। तो आप ये याद रखिएगा कि कैल्क के अंतर्गत कॉलम का जो सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट होता है वह AMJ के नाम से जाना जाता है, जबकि सेल की संख्या इसमें टोटल होती है 10737441,824 यानी 10 73 74 41 82 4। यह जो है टोटल सेल की संख्या होती है। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको मिल जाता है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर MS एक्सेल की बात हो रही है कि MS एक्सेल के अंतर्गत जो रो की संख्या होती है वो 1048,576 होता है, जबकि कॉलम की संख्या 16,384 होती है। और यहाँ पे आपको बता दें कि इसमें A से लेकर के XFD तक आपको लास्ट अल्फ़ाबेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों जगह कंपेयर करके दिखा दें तो यहाँ केवल AMJ तक लास्ट अल्फ़ाबेट होता है और यहाँ पर कॉलम की संख्या 1024 होती है, जबकि यहाँ 16,384 तक आपके कॉलम्स की संख्या होती है और इसका लास्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो XFD होता है। यहाँ सेल की बात करें तो 17 17 98
69184 यानी 17 17 98 69 184 आपको सेल की संख्या मिल जाती है। सेल जो होता है वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। आगे बात करें नंबर 7 की, तो यहाँ पर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको मैक्सिमम सीट्स जो है वो 10,000 मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि कैल्क के अंतर्गत आपको सीट्स की संख्या जो होती है वो अनलिमिटेड मिलती है, जबकि MS एक्सेल के 7 वर्जन से लेकर के आगे के सभी वर्जनों में आपकी सीट्स की संख्या जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूमिंग जो होता है वो 20% होता है, जबकि मैक्सिमम जूमिंग इसमें 400% होता है। जबकि MS एक्सेल के अंतर्गत आपको मिनिमम जूमिंग 10% मिलता है और मैक्सिमम जूमिंग जो होता है वो 400 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम जो होता है वो आपको 10 मिल जाता है और मैक्सिमम साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है कुल टोटल 400 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूमिंग से रिलेटेड कई बार प्रश्न जो है आपके CCC की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लाइनर नंबर 9 दिया हुआ है कि एक रो जो होता है वो स्प्रेडशीट का हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस होता है और यह हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस रो कहलाता है। रो को हमेशा डिजिट से अर्थात नंबरों से प्रदर्शित किया जाता है। यह हमेशा 1 2 3 4 5 के रूप में दिखाई देता है। आपको बता दें कि नेम बॉक्स जो होता है कैल्क के विंडो में, जो नेम बॉक्स होता है उसी के ठीक नीचे आपको यह सब डिजिट्स दिखाई देते हैं और यह हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में होता है, इसको हम रो कहते हैं। जबकि कॉलम की यहाँ बात हो रही है तो एक कॉलम स्प्रेडशीट का वर्टिकल सीक्वेंस होता है और यहाँ पर आपको बता दें कि कैल्क के अंतर्गत जो ABCD आपको दिखाई देता है यह कॉलम के रूप में जाने जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि फार्मूला बार के नीचे एक हॉरिजॉन्टल पट्टी होती है जिसे कि हम कॉलम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रो और कॉलम के मिलने से एक सेल का निर्माण होता है, यानी कि दो या दो से अधिक रो और कॉलम जब आपस में मिलते हैं तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वही सेल कहलाता है। एक सेल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सेल का नाम दिया हुआ है A1, तो यहाँ पर A जो है वो कॉलम है और 1 जो है वो रो है। आपको बता दें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी सेल का नाम जो होता है पहले कॉलम के नाम से शुरू होता है, यानी कि 1A की तरह आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हमेशा कॉलम का नाम पहले आएगा और रो का नाम जो है वो बाद में आता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। एक सेल जिसमें माउस पॉइंटर उपलब्ध है उस सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। अगर साधारण भाषा में कहें तो जहाँ पर माउस का पॉइंटर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर माउस का पॉइंटर कर्सर के रूप में ब्लिंक करता है जिस सेल के अंतर्गत, उसी सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं और हम कोई भी वर्क एक्टिव सेल के ही अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया हुआ है एक या एक से अधिक संलग्न सेल को सेल रेंज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगर आपने कई सारे सेलों को आपस में जोड़ दिया है, यानी सभी सेलों को आपस में मर्ज कर दिया है या सेलेक्ट किए हुए हैं, तो वह जो है सेल रेंज के नाम से जाना जाता है। एक रेंज की पहचान उसके पहले और अंतिम सेल एड्रेस से होती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत ख़ास बात है। जब हम किसी सेल की पहचान करनी होती है या सेल रेंज के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है, तो वहाँ पर पहले और अंतिम सेल का एड्रेस लिखा होता है और दोनों ही सेलों के बीच में एक कॉलन का आपको सिंबल बना हुआ मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइनर है, इसे आप जरूर हमेशा के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल एड्रेस 3 प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, सेल का जो एड्रेस होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो रेफरेंशियल सेल एड्रेस होता है, दूसरा जो होता है वो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है और तीसरा मिक्स सेल एड्रेस होता है। तो कई बार यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है कि सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं, या ऐसे पूछ देता है कि सेल एड्रेस में आप तीनों ऑप्शंस में दे देता है और ऑल ऑफ द एबव दे देता है, तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे। तो सेल एड्रेस हमेशा 3 प्रकार का होता है, चाहे वो आप MS एक्सेल यूज़ कर रहे हो या फिर लिब्रे ऑफिस का कैल्क यूज़ कर रहे हो।
आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है फंक्शंस एक पहले से निर्धारित फार्मूला की तरह होता है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ वैल्यू का प्रयोग करके गणना करता है। यानी कि जो फंक्शंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही किसी वैल्यू का यूज़ करके और काउंटिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। कैल्क में फार्मूला हमेशा इक्वल के साइन से शुरू होता है, यानी कि बराबर के चिन्ह से ही हमेशा कैल्क में कोई भी फार्मूला लिखा जाता है। और फार्मूला जो होता है वह एक्सपीरियंस होता है जो सेलों या रेंज ऑफ सेल की वैल्यू को ऑपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें कि सेलों का रेंज हो या फिर रेंज ऑफ सेल जितने होते हैं उन सभी के वैल्यू को ऑपरेट करने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं और वो हमेशा इज इक्वल टू यानी कि बराबर के इक्वल के साइन से शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है फार्मूला बार नेम बॉक्स के ठीक दाईं ओर प्रदर्शित होता है। यानी कि जो नेम बॉक्स होता है उसके राइट साइड में आपको फार्मूला बार दिखाई देता है और यह फार्मूला के साथ साथ एक्टिव सेल में दर्ज किए गए कंटेंट वैल्यू को भी प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर आपने एक्टिव सेल में कुछ लिख रखा है तो वो भी आपको फार्मूला बार में शो होगा, जबकि अगर आप कोई फार्मूला दर्ज करते हैं तो वह भी आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। आपको एक और खास बात बता दें कि यहाँ पर इसका प्रयोग करके आप फार्मूला और कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका सेल अगर छोटा होता है तो जैसे ही उसमें एक लंबा फार्मूला आप इंसर्ट करते हैं तो कुछ फार्मूलाज जो है वो हाइड होते चले जाते हैं और केवल सेल के ही आकार के आधार पर आपको जो है वहाँ पर फार्मूला दिखाई देता है। अगर आप पूरा का पूरा फार्मूला देखना चाहते हैं तो उस समय आपको फार्मूला बार में जाना होता है और वहाँ से जा कर के आप कंटेंट को या फार्मूला को आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नंबर 18 के तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला बार की बात हो रही है कि फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में यानी बाईं तरफ नेम बॉक्स का प्रदर्शन होता है और वहीं पर आपको एक्टिव सेल का एड्रेस भी दिखाई देता है। यानी कि जिस सेल में आप मौजूद होते हैं उसका नाम जो है आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। यानी कि नेम बॉक्स और फार्मूला बार दोनों ही एक दूसरे के विपरीत में होते हैं। आगे बात करें तो नंबर 19 दिया हुआ है वर्तमान में हम जिस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं वह वर्कशीट एक्टिव वर्कशीट कहलाता है। यानी कि आप जिस वर्कशीट पर काम करते हैं वह शीट जो है वह वर्कशीट आपको एक्टिव वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 20 यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है और यह भी कई बार CCC में पूछा जा चुका है। वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम Untitled1 होता है। जी हाँ, आपको बता दें Untitled1 के नाम से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो फाइल के नाम को बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुत ही स्पेशल है, न्यू शीट ऐड करने के लिए यानी जोड़ने के लिए आप शीट 1 के बाईं तरफ बने हुए प्लस बटन पर क्लिक करके आप नया शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सेल चलाया है तो आप देखते हैं शीट के दाहिनी ओर प्लस का बटन बना होता है, जबकि कैल्क के अंतर्गत आपको शीट के बाईं तरफ बटन मिल जाता है जहां से आप टैप करके यानी क्लिक करके और आप आसानी के साथ नया शीट ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 22 दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है वह 2 होता है। मार्जिन का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता है वह 2 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराने के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन अगर तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो कैल्क के अंतर्गत आपको करेंट डेट और टाइम जो है वो आसानी के साथ मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बहुत ही स्पेशल बहुत ही वीआईपी टाइप का क्वेश्चन है यह कि कैल्क स्प्रेडशीट के एक सेल में आप अधिकतम 32,767 32767 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा कैरेक्टर आप एक सेल के अंतर्गत इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खास प्रश्न है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 25 के तरफ। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए
कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राइटर के अंतर्गत कंट्रोल शिफ्ट एन का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कैल्क के अंतर्गत भी आपको कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट की का यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं तो नंबर 26 यहाँ लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल प्लस F2 की सहायता से आप आसानी के साथ फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप कई सारे फंक्शंस को देख सकते हैं या मन चाहे फंक्शंस को आप यूज़ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर 27 दिया हुआ है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वह A4 साइज़ का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पेज आपको मिल जाता है वह A4 साइज़ का होता है और उसका साइज़ जो होता है यहाँ पर सेंटीमीटर में शो होता है, 21 सेंटीमीटर बाई 29.70 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, आपको 21 सेंटीमीटर से लेकर के 29.70 सेंटीमीटर तक का पेज साइज मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि स्प्रेडशीट में एक डिफाइंड प्रिंट एरिया होता है तो स्प्रेडशीट केवल उसी एरिया को प्रिंट करता है। आपको बता दें कि अगर स्प्रेडशीट में आपने किसी निर्धारित एरिया को प्रिंट एरिया के तरह निर्धारित कर दिया है तो वह केवल उसी एरिया को प्रिंट करता है। उस डेटा का चयन करें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि आप जितना एरिया प्रिंट करना चाहते हैं उसे आप प्रिंट को सेलेक्ट करके और उसे अगर आप प्रिंट एरिया के तरह सेट कर देते हैं तो केवल उतना ही एरिया स्प्रेडशीट से प्रिंट होता है। आपको बता दें कि स्प्रेडशीट बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए हम निर्धारित एरिया को चुन करके और उसे पेज के रूप में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम उनको आसानी के साथ प्रिंटर द्वारा छाप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप .csv अर्थात कॉमा स्प्रेटेड वैल्यू, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो CSV फाइल्स होती हैं वो सभी टेक्स्ट की फाइलें होती हैं। आप चाहें तो इन फाइलों को भी कैल्क के अंतर्गत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं तो उस डाटा में कुछ ही प्रकार के इंफॉर्मेशन मौजूद हैं तो आप ऑटो फिल नामक ऑप्शन का प्रयोग करके अपना समय बचा सकते हैं। बहुत ही स्पेशल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप कैल्क के अंतर्गत कोई डाटा इंसर्ट करते हैं और कुछ डाटा ऐसे हैं जो एक तरह का है, यानी कि सेम एक ही साइज़ का है, तो आप चाहे तो ऑटो फिल नामक ऑप्शन का यूज़ करके और आप आसानी के साथ अपना समय बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता दूँ कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर कंपनी के किसी पोस्ट या एड्रेस को आपको बार बार टाइप करना है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल नामक ऑप्शन का यूज़ करके और उस कंपनी का एड्रेस जितने भी एम्प्लॉइयों के सामने दर्ज करना हो आप एक ही बार में आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 31 दिया हुआ है, 31 आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही स्पेशल कि जब भी आप बहुत डेटा अधिक के साथ, यानी कि जब भी आप बहुत अधिक डेटा के साथ काम कर रहे हो तो आपकी वर्कबुक में जानकारी की तुलना करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन सी जानकारी आपके पास वर्कबुक में शो हो रही है। इस कंडीशन में लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है फ्रीजिंग पेन। जी हाँ दोस्तों, फ्रीज पेन की सहायता से आप इसके रो या कॉलम में फ्रीज लगा करके और आसानी से डेटा को देख सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर बहुत ढेर सारे डेटा हैं और उसमें से आप लगभग डेटा को देख पाना आपके लिए मुश्किल है तो उस कंडीशन में आप फ्रीज पेन का यूज़ करके और आसानी के साथ डेटा को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्ड रैप लगाने का जो शॉर्टकट की होता है वह कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ये बहुत ही स्पेशल है। अगर आपने MS एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपको बता दें कि MS एक्सेल के अंतर्गत आपको अल्ट प्लस इंटर बटन का यूज़ करना होता है, जबकि कैल्क के अंतर्गत वर्ड रैप के लिए आपको कंट्रोल प्लस इंटर का यूज़ करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 33 के तरफ कि दिया हुआ है, कॉलम चार्ट का प्रयोग अलग अलग वैल्यू को एक दूसरे से तुलना करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वैल्यू चार्ट को एक वर्टिकल बार में
यहाँ पर दर्शाने का काम करता है। यानी कि अगर आपने कॉलम चार्ट बनाया है तो वहाँ पर जितने भी वैल्यू होंगे वो सभी वर्टिकल चार्ट के रूप में आपको शो हो जाएंगे और वहाँ से आप आसानी के साथ अपने सेल के अंतर्गत वैल्यू जो दिए गए हैं उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हुआ है, समय के साथ अगर इलस्ट्रेट ट्रेंड दर्शाने के लिए आप हमेशा लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आप समय के साथ इलस्ट्रेशन ट्रेंड दर्शाना चाहते हैं तो उस समय आपको लाइन चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा और प्रत्येक वैल्यू को एक बार चार्ट पर एक बिंदु के रूप में पॉइंट किया जाता है। यहाँ पर चार्ट में एक डॉट के माध्यम से आपको वह ट्रेंड दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही स्पेशल ये सभी प्रश्न जो है वो चार्ट से रिलेटेड है और बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे देखिए पाई चार्ट के बारे में दे रहा है कि पाई चार्ट संपूर्ण डेटा के प्रतिशत के रूप में वैल्यू जो है वो दिखाने का काम करता है। जो पाई चार्ट हम बनाते हैं उसमें जितने भी डेटाज होते हैं उनको परसेंटेज के फॉर्मेट में आपके पास शो कराता है। जबकि बार चार्ट की अगर बात करें तो बार चार्ट कॉलम चार्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल कॉलम के बजाय आपको हॉरिजॉन्टल बार मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बार चार्ट में आपको कॉलम चार्ट की तरह ही होता है लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार आपको मिल जाता है। आपको बता दें कि बार को यहाँ पर हिंदी में सलाखें कहा जाता है, ठीक ना। तो आपको सलाखों के रूप में हॉरिजॉन्टल बार के रूप में आपको वह सारा डेटा जो है वो शो हो जाता है। नंबर 37 लिखा हुआ है यहाँ पे कि एरिया चार्ट जो होता है वो लाइन चार्ट की तरह होता है, लेकिन एरिया चार्ट में रेखाओं के नीचे का क्षेत्र जो होता है वह कलर से भर जाता है। तो आपको बहुत ही स्पेशल ये बता दें कि जो एरिया चार्ट होता है वो एकदम बिल्कुल लाइन चार्ट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन उसके नीचे का कलर जो है, उसके नीचे का जो एरिया होता है उसमें कलर जो है वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नंबर 38 दिया हुआ है, सरफेस चार्ट डाटा के दो सेलों के बीच एक ऑप्टिमम संयोजन खोजने के लिए उपयोगी होता है। अगर आप किसी दो सेलों के बीच में एक ऑप्टिमम संयोजन खोजना चाहते हैं यानी किसी इष्ट संयोजन को खोजना चाहते हैं तो उस समय आपको सरफेस चार्ट का यूज़ करना पड़ता है। यह रंग और पैटर्न उन वैल्यू को इंगित करता है जो समान श्रेणी में होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई चार्ट बनाया है और उसमें से दो अलग अलग सेट एक ही तरह का वैल्यू अगर शो कर रहे हैं तो उस समय दोनों ही सेटों का कलर जो है वह एक समान हो जाएगा, जिससे आप आसानी के साथ उनको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 39 के तरफ। तो दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए हम हमेशा एंटर बटन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नीचे की बात हो रही है कि अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहते हैं वो भी नीचे की तरफ तो आप एंटर बटन का यूज़ करेंगे। जबकि अब अगर एक सेल से आप दाहिनी ओर जाना चाहते हैं यानी कि दाईं वाली सेल में जाना चाहते हैं तो आपको टैब बटन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप बाईं वाले सेल की तरफ जाना चाहते हैं तो आप चाहें तो शिफ्ट के साथ टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आपको 4 एरो बटन भी मिल जाते हैं, आप उनका भी यूज़ करके और आसानी से मन चाहे सेल में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि सेल का चयन करने के लिए माउस का पॉइंटर जो होता है वह एक वाइट कलर के प्लस सिंबल में बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेल का पॉइंटर, माउस का पॉइंटर जो होता है वो सेल में जब आप सेलेक्शन करते हैं तो वो वाइट कलर का हो जाता है। आपको बता दें कि आपका माउस पॉइंटर जो है वो एक्सेल के या कैल्क के स्प्रेडशीट में अलग अलग तरह से बदलता रहता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब वह वाइट कलर के रूप में आपको शो हो तो उस समय आप सेलों को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अगर आपको यह आपकी परीक्षा की तैयारी करने में हेल्प कर रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ आपको अगर कोई सुझाव देना हो या आपके कोई प्रश्न हो तो आप उनको भी हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 41 के तरफ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब आपके पास ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशन के बारे में निश्चित कोई जानकारी नहीं है तो फार्मूले में गलती से बचने के लिए आप चाहे तो शॉर्ट ब्रैकेट का यानी कि लघु कोष्ठक का उपयोग करना एक अच्छा अभ्यास है। यानी कि अगर आपको सही तरीके से निश्चित जानकारी नहीं पता है, अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं अर्थात
कोई कैलकुलेशन इत्यादि का काम कर रहे हैं तो उस समय आप चाहें तो शॉर्ट ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत स्पेशल दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो कैल्क एप्लीकेशन होता है उसमें भी आपको 11 मेन्यू मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 43 के तरफ। तो लिखा हुआ है कि जब हम फार्मूला में टेक्स्ट का उपयोग करते हैं तो उस समय हमें डबल कोट का यूज़ कर लेना चाहिए। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप फार्मूला में टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो उसे आप डबल कोट के अंतर्गत लिखें, जिससे कि आसानी के साथ आपका कैलकुलेशन हो सके। आगे बढ़ते हैं नंबर 44 के तरफ। तो बहुत ही स्पेशल लिखा हुआ है कि हमें जब सेलों में पाए जाने वाले टेक्स्ट के टुकड़ों को कंबाइन करने की आवश्यकता होती है तो उस उद्देश्य के लिए कैल्क के पास एक कॉन्केटेशन ऑप्शन होता है, यानी कि आप कॉन्केटनेशन ऑप्शन का यूज़ करके और आसानी के साथ सेलों में जो टेक्स्ट के टुकड़े होते हैं उनको आप कंबाइंड कर सकते हैं। आगे देखिए बहुत ही स्पेशल है, यहाँ पर ये फार्मूला है इफ़ फंक्शन। इफ़ का मतलब होता है यदि, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ फंक्शन का प्रयोग स्थिति के अनुसार परिणाम खोजने के लिए किया जाता है। यदि स्थिति सही होती है तो वह एक वैल्यू आपको लौटाता है, और अगर विपरीत स्थिति होती है तो वह उसका दूसरा वैल्यू जो है आपके सामने प्रेजेंट करता है। यानी कि आप अगर कंडीशन दे देते हैं कि यदि ऐसा हो तो हमें यह रिज़ल्ट शो हो, और अगर ऐसा ना हो तो इसके स्थान पर हमें यह रिज़ल्ट शो हो, इसके लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है ये, और बिल्कुल नया क्वेश्चन है यह कि डाटाबेस फील्ड में जो रो स्पेसिफाइड सर्च क्राइटेरिया से मैच करता है उसे हम डी सम के माध्यम से उन सभी सेलों का योग रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफाइड सर्च क्राइटेरिया है और उससे आपका रो मैच कर जाता है तो आप डी सम फार्मूला का यूज़ करके और सेलों के योग रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आगे आपको बता दें कि डाटाबेस फंक्शन हमेशा 3 आर्ग्यूमेंट निर्धारित करता है, और ये 3 आर्गुमेंट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है डाटाबेस, दूसरा होता है डाटाबेस फील्ड, और तीसरा होता है सर्च क्राइटेरिया। ये बिल्कुल बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, तो इसे आप जरूर 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि डाटाबेस फंक्शन हमेशा 3 आर्गुमेंट यहाँ पर निर्धारित करता है, जैसे कि डाटाबेस, डाटाबेस फील्ड और सर्च क्राइटेरिया। ये सभी के सभी जो है आपको फार्मूला बार के अंतर्गत शो हो जाते हैं। साथ ही साथ जब आप फार्मूला इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर ये सारी बातें आपको दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर दिया हुआ है, डाटाबेस फील्ड उस कॉलम को स्पेसिफाइड करता है जहाँ फंक्शन पहले पैरामीटर के सर्च क्राइटेरिया के बाद संचालित होता है और डेटा रो का चयन किया जाता है। यहाँ पर अगर डेटा रो का चयन करना हो तो आप डाटाबेस फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 49 के तरफ। तो यहाँ पर देखिए बहुत स्पेशल लिखा है कि अगर सर्च क्राइटेरिया हमेशा अलग टेबल में दिखाई देता है, ये बहुत ही स्पेशल बात है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सर्च क्राइटेरिया होता है वो हमेशा ही अलग टेबल में दिखाई देता है, और यह सेल रेंज है जिसमें सर्च क्राइटेरिया है। यदि आप एक पंक्ति में अनेक क्राइटेरिया लिखते हैं तो हमेशा एंड से जुड़ते हैं, आपको एंड का यूज़ हमेशा करना पड़ेगा, तभी आप अलग अलग सर्च क्राइटेरिया को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो का सबसे अंतिम जो यहाँ पर लाइनर दिया हुआ है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम का शॉर्टकट अल्ट प्लस इक्वल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिकली अनेक संख्याओं को ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उन सभी संख्याओं को सेलेक्ट करके और अल्ट के साथ अगर आप इक्वल बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली सभी को ऐड करके और आपको उसका रिजल्ट दिखा देता है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई सुझाव देना हो या किसी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।